हेलो एंड ग्रेट वेलकम। तो बड़े स्टार्ट करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में। जैसा कि आप देख रहे हैं, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS1, जो दिखने में बड़ा मासूम सा, बड़ा सिंपल सा, बड़ा आसान सा स्टैंडर्ड लगता है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल जुदा है। मैंने देखा है स्टूडेंट को उस तरह का कॉन्फिडेंस इस स्टैंडर्ड को समझने में नहीं आ पाता है जितना कि ऑलमोस्ट दूसरे स्टैंडर्ड को लेकर के उनका कॉन्फिडेंस होता है। तो बेसिकली ये स्टैंडर्ड है क्या? इस स्टैंडर्ड को समझने से पहले आप ये मान करके चलें कि आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है। करेक्ट? आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, चलो छोड़ो जी, डायरेक्टर है। आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है और जाहिर है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करनी है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने के लिए अब प्रॉब्लम क्या आती है आपके सामने? कुछ दिक्कतें हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के सामने। फॉर एग्जाम्पल, हमें मालूम है कि अकाउंट्स में एक ही ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के कई तरीके हो सकते हैं, एक ही आइटम को मेज़र करने के कई तरीके हो सकते हैं, अकाउंटिंग करने के कई तरीके हो सकते हैं। मैं कहना क्या चाहता हूँ, जैसे कि अगर मेथड्स की बात कर लें, अकाउंटिंग मेथड ही अलग अलग है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई एंटिटी है वो कैश सिस्टम अपना सकती है, कोई एंटिटी है वो एक्यूरल सिस्टम अपना सकती है, कोई एंटिटी है वो इन दोनों का मिला जुला सिस्टम, हाइब्रिड सिस्टम फॉलो कर सकती है। इजंट इट और नॉट? अकाउंटिंग मेथड्स के अलावा बिजनेस की कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं, बिजनेस प्रैक्टिसेस। फॉर एग्जांपल, जैसे कि डेप्रिसिएशन को ही अगर हम ले लें तो डेप्रिसिएशन को मेजर करने की प्रैक्टिस अलग अलग एंटिटी की हो सकती है। कोई SLM से, कोई रिटन डाउन वैल्यू से, कोई स्ट्रेट लाइन मेथड से इसको मेजर कर सकता है। इसी तरह गुडविल के केसेस में भी उसको रिकॉर्ड करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। इज इट क्लियर टू यू? इसी तरह से जब हम किसी एसेट्स का रिवैल्यूएशन करते हैं तो उसमें भी अलग अलग तरीके पॉसिबल हो सकते हैं। इन्वेंट्री के मेजरमेंट में भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं। लीफो मेथड है, हीफो मेथड है, नीफो मेथड है, फीफो मेथड है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसी तरह से जब हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किसी चीज़ को डिस्क्लोज करते हैं तो डिस्क्लोज करने के भी तरीके अलग अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं उसको नेट बेसिस पर भी कर सकता हूँ। नेट बेसिस का मतलब है, सपोज मेरी इनकम 100 रुपये की है और उस इनकम से रिलेटेड 70 रुपये का खर्चा है, तो मैं नेट अमाउंट 30 भी दिखा सकता हूँ या ग्रॉस अमाउंट मैं दिखाऊँ और खर्चा मैं इधर दिखा दूं, ऐसे भी मैं दिखा सकता हूं। तो कहने का मतलब है किसी आइटम को डिस्क्लोज करने के या उसके प्रेजेंट करने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। तो अकाउंट्स में ये एक बड़ी समस्या है। तो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ड्रॉ आउट करते समय, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते समय आपकी एंटिटी के क्या प्रोसीजर्स हैं, आपकी एंटिटी ने क्या प्रोसीजर्स अप्लाई करे हैं, क्या प्रोसीजर्स हैं, आपने कौन सा मेथड अपनाया है, क्या आपकी प्रैक्टिसेस हैं, डेप्रिसिएशन की क्या पॉलिसी है, इन्वेंट्री की आपकी क्या पॉलिसी है, रीवैल्यूएशन करने की क्या पॉलिसी है, गुडविल की क्या पॉलिसी है, प्रेजेंटेशन की आपकी क्या पॉलिसी है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन की एक अपनी अपनी पॉलिसी होती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? पहले तो आप समझने की कोशिश करें, मैं आपको समझा के आ रहा हूँ। मैं आपको इनडायरेक्टली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अकाउंटिंग पॉलिसी का क्या मतलब है। बहुत से बच्चों को ये चीज़ कभी भी समझ में नहीं आती है। आपको मैंने बेहद आसान तरीके से समझाने की कोशिश करी। आपसे पूछे कोई अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है, तो आपका सिंपल से आंसर होना चाहिए ये कुछ स्पेसिफिक यानी कि पर्टिकुलर प्रोसीजर्स हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन अपनाता है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने में। और ये जो प्रोसीजर्स हैं ये क्यों अपनाए जाते हैं? क्योंकि ऑल्टरनेटिव तरीके हैं मेथड्स के, प्रैक्टिसेस के, डिस्क्लोजर के। तो हमें बताना पड़ता है कि हमने कौन से मेथड को अपना करके अपनी अकाउंटिंग करी है, कौन सी हमारी पर्टिकुलर तरीका है डेप्रिसिएशन को लगाने का, SLM है, रिटन डाउन वैल्यू है या रीवैल्यूएशन है, या फिर गुडविल का जो तरीका है, या फिर जैसा मैंने कहा इन्वेंट्री को वैल्यूएशन करने का हमारा क्या प्रोसीजर है। ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ती है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बाद जो हम अपने नोट्स देते हैं, उन नोट्स में हमें अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को, जो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हैं, उनका डिस्क्लोजर भी करना पड़ता है। ये इस स्टैंडर्ड का मेन थीम है। बहुत से बच्चों को अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब आज तक समझ में नहीं आता है, तो अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है ये समझ में आ जानी चाहिए। आपके बिजनेस के वो प्रोसीजर, वो तरीके। तो याद रखें कि अकाउंटिंग पॉलिसी में और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में फ़र्क होता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स तो क्या होते हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कुछ रूल्स हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ और कुछ रूल्स हैं, कुछ कस्टम्स हैं, कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं। ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं। लेकिन इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हम किस तरीके से अमल में लाते हैं, किस तरीके से फॉलो करते हैं, क्या हमारा अप्रोच है, वो हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी कहलाती है। तो अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब है सिंपल, इन सिंपल वर्ड्स में, दे आर प्रोसीजर्स विच आर अडॉप्टेड बाय एन एंटरप्राइज। करेक्ट?
with respect to what we call accounting method, practices and disclosure. तो ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। यहाँ मैंने लिखा भी है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज आर द स्पेसिफिक प्रोसीजर्स विच आर इम्प्लीमेंटेड बाय कंपनीज मैनेजमेंट टीम डेट आर यूज टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अकाउंटिंग पॉलिसी स्पेसिफिक प्रोसीजर्स हैं जो किसी कंपनी का मैनेजमेंट अपनाता है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने में। और जैसा मैंने कहा, ये जो प्रोसीजर्स होते हैं दे इंक्लूड अकाउंटिंग मेथड्स। इनका ताल्लुक अकाउंटिंग मेथड से, मेजरमेंट सिस्टम से, प्रोसीजर से और प्रेजेंटेशन ऑफ डिस्क्लोजर से हो सकता है। इज इट क्लियर टू यू? मैंने ये भी बताया कि अकाउंटिंग पॉलिसी में और अकाउंटिंग रूल्स में फ़र्क होता है। अकाउंटिंग पॉलिसीज डिफर फ्रॉम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। Such accounting principles are accounting rules and the policies are companies' way of adhering का मतलब है following those rules। तो हम उन रूल्स को किस तरीके से फॉलो करते हैं वो हमारी अकाउंटिंग पॉलिसीज है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? पहले तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। और फिर मैंने कहा किसी एंटिटी की जो पॉलिसीज होती हैं, बेसिकली जो अकाउंट्स में बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती है उनके संदर्भ में ज़्यादा होती है। दीज पॉलिसीज आर यूज्ड टू डील स्पेसिफिकली विद कॉम्प्लिकेटेड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस सच एज डेप्रिसिएशन मेथड, रिकग्निशन ऑफ गुडविल, इन्वेंट्री वैल्यूएशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स। तो जहाँ कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज है, जहाँ बहुत सारे ऑल्टरनेटिव तरीके हैं, तो उनसे रिलेटेड हमें अकाउंटिंग पॉलिसी बनानी पड़ती है कि हमारा कौन सा मेथड रहेगा, डेप्रिसिएशन को मेजर करने की हमारी क्या प्रैक्टिस रहेगी, गुडविल को वैल्यू करने का हमारा क्या तरीका होगा, इन्वेंट्री हम कैसे मेजर करेंगे, अगर हमें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है तो हम उसको कैसे बनाएंगे। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो ये चीज़ें तुम्हें मालूम होनी चाहिए। दूसरा, अब अगला इसमें पॉइंट है कि अकाउंटिंग पॉलिसी की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अकाउंटिंग पॉलिसीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ती है? देखिए जी, ये बहुत ज़रूरी है। किसी एंटिटी की जो अकाउंटिंग पॉलिसी होती है, किसी एंटिटी की जो अकाउंटिंग पॉलिसी होती है वो नेट प्रॉफिट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है। फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं एक एंटिटी एक्स है और एक एंटिटी वाई है। मान लेते हैं कि दोनों एंटिटी की अभी इनकम 10 लाख की है। यस, मान लेते हैं कि 10 लाख का इनकी अभी टोटल इनकम है। मान लेते हैं कि दोनों एंटिटी के पास एक मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी, और प्लांट एंड मशीनरी 5 लाख की है, हम ये भी मान लेते हैं। लेकिन ये जो एंटिटी है इसने डेप्रिसिएशन 20% के हिसाब से दिया और 20% के हिसाब से डेप्रिसिएशन इनका 1 लाख बन जाएगा। लेकिन ये जो एंटिटी है, मान लेते हैं कि इसने डेप्रिसिएशन इसी चीज़ पे 30% के हिसाब से दिया, तो इसका डेप्रिसिएशन 1.5 का रहेगा। तुमने देखा कि ऑलमोस्ट सब चीज़ें सेम थी, लेकिन उसके बावजूद भी इस एंटिटी का प्रॉफिट इस एंटिटी के मुकाबले ज़्यादा आ रहा है। यहाँ इसका प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है। अगर कोई इन्वेस्टर इन दोनों कंपनी की परफॉर्मेंस को देखेगा तो उसके दिमाग में ये बात आ सकती है कि ये जो एंटिटी है इस एंटिटी की अपेक्षा ज़्यादा परफॉर्म कर रही है। तो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ का हमें डिस्क्लोजर करना लाजमी होता है, क्योंकि अगर हम नोट्स में ये बताएंगे कि हमने डेप्रिसिएशन 20% के हिसाब से और ये एंटिटी बताएगी हमने 30% के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाया है, तो जो भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज़ कर रहा है, जो भी पार्टी, उसके दिमाग में ये बात आ जाएगी कि प्रॉफिट एंड इन दोनों कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं उसमें बेसिकली डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? इसलिए अकाउंटिंग पॉलिसीज़ की ज़रूरत पड़ती है और उनके डिस्क्लोजर की भी ज़रूरत पड़ती है। स्टैंडर्ड ये कहता है किसी भी एंटिटी ने जितनी भी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को अपनाया है उन अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को वो एक ही जगह बाय वे ऑफ नोट्स जो है डिस्क्लोज भी करे। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? अब देखो, जो किसी एंटिटी की अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हो सकती है, बेसिकली देखने में ये आता है कि एंटिटी की जो पॉलिसीज़ होती हैं वो विद रिस्पेक्ट टू मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन होती हैं, जैसा कि मैंने कहा, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन से रिलेटेड होती हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से रिलेटेड हो सकती हैं, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट से हो सकती है कि हम उनको मार्केट प्राइस पर, कॉस्ट पर, फेयर वैल्यू किस पर हम मेजर करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ कंटिजेंट लायबिलिटी से रिलेटेड हो सकती हैं। अब ये जो चीज़ें हैं ये तुम्हारे लेवल पे कम है। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट से हो सकती है। ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन से हो सकती है कि उसको कैपिटलाइज करें या रेवेन्यू आइटम ट्रीट करें। इंटेंजिबल एसेट्स को कैसे राइट ऑफ करना है, 10 साल में करेंगे या ओवर द एंटायर लाइफ करेंगे या उससे पहले राइट ऑफ करेंगे। वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट हो सकती है कि हम उसको रीवैल्यूएशन मॉडल पे मेजर करें या कॉस्ट पे मॉडल करें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इन संदर्भ में जनरली किसी कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसी होती है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? अब
ध्यान ये भी रखना है, जब कोई एंटिटी, स्टैंडर्ड ये कहता है कि जब कोई एंटिटी अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को अपनाती है तो अकाउंटिंग पॉलिसी को अपनाते समय एंटिटी को किन किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। व्हाट आर द कंसिडरेशन इन द सिलेक्शन ऑफ एन अकाउंटिंग पॉलिसी। तो एक तो हम कहते हैं प्राइमरी कंसीडरेशन तो ये होना चाहिए कि जब भी मैं कोई अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को पिकअप करूंगा तो यहाँ मेरा गंतव्य या उद्देश्य ये होना चाहिए कि इस पॉलिसी को अपना करके मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ट्रू और फेयर तरीके से प्रस्तुत कर सकूं। ट्रू एंड फेयर पिक्चर, ये तो प्राइमरी कंसीडरेशन है। उसके अलावा सेकेंडरी कंसीडरेशन में जब हम किसी अकाउंटिंग पॉलिसी को अपनाते हैं तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, प्रूडेंस का, सब्सटेंस ओवर फॉर्म का और मटीरियलिटी का। प्रूडेंस का क्या मतलब है? वैसे तो लिटरल इंग्लिश में प्रूडेंस का मतलब होता है विजडम, सोच के समझ के काम करना। छलांग मारने से पहले ये देख लेना कि उसकी लंबाई कितनी है। ये नहीं कि छलांग मार दी, गड्ढे में गिर गए, फिर लंबाई गिन रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रूडेंस का मतलब है सोच के समझ के काम करना। अकाउंट्स में प्रूडेंस का क्या मतलब है? अकाउंट्स में प्रूडेंस का मतलब ये होता है, स्टैंडर्ड ये कहता है कि आपकी जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी हो, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपका ये अकाउंटिंग ईयर है, इस अकाउंटिंग ईयर के लिए आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर बना रहे हैं और इस साल आपको ऐसा लगता है कि कोई लॉस फ्यूचर में होने वाला है, इस साल तो नहीं हुआ है लेकिन फ्यूचर में होने वाला है, एंटिसिपेटेड है, तो उस लॉस को हमें इसी साल रिकॉर्ड करना है प्रूडेंस के मुताबिक। इसको हम कंजर्वेटिज्म भी कहते हैं। जो अकाउंट्स में आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाते हो ना, वो इसीलिए बनाते हो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का क्या मतलब है कि आपको ये डर है कि कुछ डेटर पैसा नहीं देंगे, हकीकत में उन्होंने नहीं दिया, ऐसा तो नहीं हुआ है ना, तो इसका मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि फ्यूचर में कुछ बैड डेट्स हो सकते हैं, तो उनसे निपटने के लिए आप प्रोविजन बना रहे हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो प्रूडेंस का मतलब है जितने भी एंटिसिपेटेड लॉसेस होते हैं उन लॉसेस को हमने करंट ईयर के अपने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। लेकिन स्टैंडर्ड ये भी कहता है कि अगर फ्यूचर में कोई गेन होने वाला है, जैसे कि मान लेते हैं आपके पास इन्वेंट्री 100 लाख की पड़ी है और आपको लगता है कि फ्यूचर में आप इसको 130 लाख में बेच सकते हो, तो स्टैंडर्ड कहता है ये जो एंटिसिपेटेड प्रॉफिट है उसको नहीं लिखना। तो प्रूडेंस का क्रक्स ये है कि जितने भी एंटिसिपेटेड लॉसेस हैं उनको बिजनेस में नोट करा जाता है, लेकिन जितने भी एंटिसिपेटेड गेन्स हैं उनको इग्नोर करा जाता है। इज इट क्लियर टू यू? सब्सटेंस ओवर फॉर्म का क्या मतलब है? सब्सटेंस ओवर फॉर्म, बहुत से बच्चों को ये बात समझ में नहीं आती है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसको समझाने के लिए मैंने क्या बताया, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। देखो, अकाउंट्स में एक फंडामेंटल रूल है कि मैं अपनी बैलेंस शीट में किसी एसेट को तब तक नहीं दिखा जा सकता जब तक मैं लॉजिकली उसका ओनर नहीं हूँ। मैं लॉजिकली किसी एसेट को अपना एसेट मुझे नहीं मानना चाहिए जब तक कि मैं उसका ओनर नहीं हूँ। मान लेते हैं कोई प्लांट एंड मशीनरी है, अगर मैं उसका ओनर नहीं हूँ तो लॉजिकली मुझे उसको यहाँ नहीं दिखाना चाहिए। लेकिन अब यहाँ समझें, मान लेते हैं कि मैंने हायर परचेज सिस्टम पे कुछ व्हीकल्स खरीदे या कुछ मशीनरी खरीदी, कुछ भी मान लेते हैं, ये हमने हायर परचेज सिस्टम पे खरीदी है और मान लेते हैं कि हमें हायर परचेज प्राइस 5 साल में देना है। अभी फर्स्ट ईयर है, अभी हमने खरीदा है और टोटल हायर परचेज प्राइस मुझे 5 साल में पे करना है, 5 इंस्टॉलमेंट मुझे पे करनी है। तो लॉजिकली 5 साल से पहले तो इस व्हीकल को मुझे अपनी बैलेंस शीट में नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी जो व्हीकल्स होते हैं या कोई भी आइटम जो हम हायर परचेज सिस्टम पे खरीदते हैं, हम उसको अपनी बैलेंस शीट में दिखाते हैं। अब क्यों दिखाते हैं, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म का क्या मतलब होता है? सब्सटेंस का मतलब होता है हकीकत। सब्सटेंस का मतलब है हकीकत, रियलिटी, हकीकत। सब्सटेंस का मतलब है हकीकत। इज इट क्लियर टू यू? यानी कि स्टैंडर्ड क्या कहता है कि आपको सब्सटेंस, यानी कि कुछ भी आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी हो, उस अकाउंटिंग पॉलिसी में आपको इस बात का भी ख्याल करना है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म का, कि हमें हकीकत प्रस्तुत करनी है। हमने ओवर फॉर्म का क्या मतलब है? हमने लीगल चीज को, फॉर्म का मतलब है लीगलिटी का मतलब है कि आपने कानून को नहीं देखना है, यहाँ पर आपने हकीकत देखनी है।
क्योंकि अगर मैं यहाँ पर फॉर्म को देखूं तो मैं ओनर नहीं हूँ। ओनर तो हायर सेलर है, वेंडर है, जिसने सामान बेचा। मैं तो ओनर तब बनूंगा जब मैं आखिरी किस्त पे कर दूंगा। अभी तो मैं ओनर नहीं हूँ। तो अगर मैं इसको फॉर्म के हिसाब से देखूं तब तो वेंडर, हायर सेलर ही इसका ओनर है। लेकिन अगर मैं हकीकत को देखूं, बिकॉज इस एसेट को मैं यूज़ कर रहा हूं और मैं ऐसे यूज़ कर रहा हूं जैसे मैं उसका मालिक हूं, तो इसका मतलब हकीकतन देखा जाए तो इस एसेट का यूज़ मैं ही कर रहा हूं और मैं ही एक तरीके से इसका मालिक हूं, इसलिए मुझे इसको दिखाना चाहिए। यानी कि अकाउंट्स में एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि हमें सिर्फ लीगल फॉर्म को नहीं देखना होता है, हमने हकीकत को देखना है अकाउंटिंग करते वक्त। फिर है मटीरियलिटी। अब मटीरियलिटी का बेसिकली मतलब क्या होता है? मटीरियलिटी का वैसे तो सिंपल मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट। तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जितनी भी मटेरियल इंफॉर्मेशन है उसको आपको दिखाना चाहिए। यानी कि अगर आप इस इंफॉर्मेशन को, क्योंकि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, अगर आप इसको नहीं दिखाएंगे तो जो आपके यूज़र्स हैं उनको आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू आपकी परफॉर्मेंस को एसेस करने में या उसके थ्रू डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आएगी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड डिस्क्लोज ऑल दी मटेरियल आइटम का मतलब ऑल सिग्निफिकेंट आइटम। ये तो यानी कि जब आप कोई अकाउंटिंग पॉलिसी बनाते हैं तो एक तो मेन कंडीशन ये है कि उस अकाउंटिंग पॉलिसी के थ्रू वो ऐसी होनी चाहिए कि आप अपनी बिजनेस की ट्रू एंड फेयर पिक्चर जो है दे सकें, नंबर 1। और दूसरा मैंने बताया सेकेंडरी कंसिडरेशन, यानी कि वो उस पॉलिसी के तहत ऐसा होना चाहिए कि आप एंटिसिपेटेड लॉसेस को तो लिखें लेकिन एंटिसिपेटेड गेन्स को इग्नोर करेंगे। आप अकाउंटिंग या अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाएंगे तो मटेरियलिटी के सब्सटेंस ओवर फॉर्म, यानी कि सब्सटेंस को ज़्यादा महत्व देंगे फॉर्म की अपेक्षा, और जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको आप लिखेंगे। ये जो स्टैंडर्ड है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, उसमें एक पॉइंट फंडामेंटल एजम्पशन से भी रिलेटेड है। अब ये फंडामेंटल एजम्पशंस के बारे में आपको मालूम है। देखो, जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी अकाउंटिंग करता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जब वो अकाउंटिंग करता है तो अकाउंटिंग करते समय हमें कुछ एजम्पशंस का सहारा लेना पड़ता है, और कुछ एजम्पशंस फंडामेंटल होती हैं। यानी कि ये माना जाता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई हैं इन फंडामेंटल एजम्पशंस के सहारे बनाई हैं। यानी कि अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख रहा हूँ तो ये इम्प्लाइड है, ये ऑटोमेटिकली है कि उसने ये एजम्पशन जो मैं भी बता रहा हूँ ये एजम्पशंस ली हुई हैं। इज इट क्लियर टू यू? सबको मालूम है कि गोइंग कंसर्न की एजम्पशन एक होती थी जो आप 11-12 से पढ़ते चले आ रहे हो। गोइंग कंसर्न एजम्पशन, पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब कोई एंटिटी अपनी अकाउंटिंग करती है तो हमेशा मान करके चलती है कि हमारी एंटिटी जो है गोइंग कंसर्न है, यानी कि नियर फ्यूचर में हमारी एंटिटी बिजनेस क्लोज नहीं करेगी। इज इट क्लियर टू यू? यानी कि हमारी एंटिटी की इच्छा बिजनेस चलाने की है, बिजनेस को शट डाउन करने की नहीं है। इज इट क्लियर टू यू? ये गोइंग कंसर्न का मतलब है। यानी कि जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो ये सोच करके करते हैं कि हमारी एंटिटी गोइंग कंसर्न है, हम नियर फ्यूचर में क्लोज होने वाले नहीं हैं, और ना ही हमारी कोई इंटेंशन है नियर फ्यूचर में अपने बिजनेस को क्लोज करने की। जब एक एंटिटी गोइंग कंसर्न, इनफैक्ट कोई भी फंडामेंटल एजम्पशन जब कोई एंटिटी बनाती है तो एंटिटी को उसके बारे में डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, स्टैंडर्ड ये भी कहता है। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपने अकाउंट्स बना दी, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दी, तो नोट्स में उनको ये लिखने की जरूरत नहीं है कि हमने गोइंग कंसर्न एजम्पशन को मानते हुए अकाउंट्स बनाया। ये इम्प्लाइड होती है। इज इट क्लियर टू यू? उसका अलग से डिस्क्लोजर नहीं देना पड़ता। लेकिन अगर कभी ऑर्गेनाइजेशन को ये लगे कि हमारी एंटिटी जो है गोइंग कंसर्न नहीं है तो उस केस में मुझे नोट देने की जरूरत पड़ेगी कि हमने जो अकाउंट्स बनाए हैं ये सोच के बनाए हैं कि हमारी एंटिटी गोइंग कंसर्न नहीं है, और उस केस में कैसे अकाउंटिंग करी जाती है मैं वो भी आपको बताता हूं, लेकिन पहले यहां देखें। तो एंटिटी इज ए गोइंग कंसर्न नीड नॉट बी डिस्क्लोज्ड एज इट इज ऑलवेज इम्प्लाइड, कि हमारी एंटिटी गोइंग कंसर्न है, इसको अलग से डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, यानी कि अलग से इसका नोट देने की जरूरत नहीं है। यह हमेशा इम्प्लाइड होता है। इम्प्लाइड है मतलब है हमेशा माना जाता है। अब फिर मैंने लिखा हाउ एवर इफ द एंटिटी बिलीव्स दैट इट इज नो लॉन्गर ए गोइंग कंसर्न, अगर एंटिटी को यह लगता है कि हमारी एंटिटी गोइंग कंसर्न नहीं है तो उस केस में डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड।
नंबर वन, उस केस में एक तो मुझे डिस्क्लोजर नोट देना पड़ेगा कि हम आवर एंटिटी इज़ नॉट ए गोइंग कंसर्न, और उस केस में जो हमारी अकाउंटिंग करी जाती है, हम एक वर्ड यूज़ करते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर करी जाती है। हो सकता है कि इससे पहले आपने ये पढ़ा भी हो, लेकिन आपके दिमाग में ये ना आया हो कि इसका मतलब क्या है। तो ये मतलब मैं समझाने के लिए आपको बताता हूँ। देखिए जी, जब आप प्रोफेशनल लेवल पे कोई चीज़ करते हैं तो बड़े ध्यान से करनी चाहिए। मान लेते हैं किसी कंपनी की ये बैलेंस शीट है, मैंने नाम भी लिख दिया, बैलेंस शीट ऑफ नॉट सो फाइन लिमिटेड। कोई कंपनी है, उसका नाम ही नॉट सो फाइन लिमिटेड है। छोटी सी मैंने बैलेंस शीट बनाई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। यहाँ मैंने 100 लाख लिखा। इसका मतलब ये कंपनी ने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को बुक वैल्यू यानी कि उसका जो कैरिंग अमाउंट है वो 100 लाख पे लिखा है। हालांकि मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा है, मार्केट वैल्यू 70 लाख। इसकी मार्केट वैल्यू सिर्फ 70 लाख है। करंट एसेट लिखे तो हमने 200 लाख के, लेकिन मार्केट वैल्यू 180 लाख की है। फिर ओनर्स इक्विटी मैंने लिखी है, उसके अलावा 100 लाख मैंने लायबिलिटी लिखी है, लेकिन लायबिलिटी की एस्टिमेटेड वैल्यू 150 लाख है। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, मैनेजमेंट डिसाइड टू क्लोज डाउन दी ऑपरेशन। अब मैनेजमेंट ने ये डिसाइड करा हम अपने ऑपरेशन को क्लोज कर देते हैं। अब अगर मैं क्लोज कर देता हूँ, यानी कि कोई एंटिटी की जब गोइंग कंसर्न एजम्पशन खत्म हो जाती है, तो मैंने कहा फिर हमें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को नेट रियलाइजेबल वैल्यू के आधार पर बनाना पड़ता है। ये एनआरवी का क्या मतलब है? अब देखो, ये जो बैलेंस शीट थी, जब मैं इस बैलेंस शीट को रीड्राफ्ट करूंगा तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुने। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की मार्केट वैल्यू 100 की थी। अब मैं इसको मार्केट वैल्यू पे लिखूंगा 70 पर, यानी कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो 100 की थी उसको जब मैंने 70 में लिखा तो इसका मतलब 30 रुपये का लॉस हो गया। इसी तरह से करंट एसेट जो मैंने अभी 200 के लिखे थे, अब मैं उसको मार्केट वैल्यू पे लिखूंगा बैलेंस शीट में, क्योंकि उसके नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब एक तरीके से मार्केट वैल्यू है, यानी कि अगर आज मैं इसको बेचूं तो इतना अमाउंट रियलाइज हो सकता है। तो इसमें भी लॉस हो गया 20 रुपीज़ का, यानी कि अब मेरे एसेट जो पहले 300 के थे अब वो कितने के नज़र आ रहे हैं, अभी तक तो 70 प्लस 180 कितने के नज़र आ रहे हैं, केवल 250 के नज़र आ रहे हैं अभी तक जो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद ओनर्स इक्विटी तो खैर 200 लाख की रहेगी, उसमें तो चेंज आएगा नहीं, लेकिन लायबिलिटी पहले 100 लाख की थी। बिकॉज उसकी मार्केट वैल्यू 150 है तो मुझे उसको 150 पे लिखना पड़ेगा। अब लायबिलिटी ज़्यादा पे लिखी तो ये एक और नुकसान हो गया। तो ये 3 नुकसान जो हो गए, इसको मैं ऐड करूंगा तो ये 100 लाख हो जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अब ये डेबिट बैलेंस है, इसलिए इसको मैं एसेट साइड में लिखूंगा। तुमने देखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अब मैंने एसेट में लिख दिया, तो अब ये 350 का टोटल आ रहा है। तो जब कोई एंटिटी गोइंग कंसर्न एजम्पशन को फॉलो नहीं करेगी किसी भी कारण से, तो उस केस में उनको अपनी बैलेंस शीट जो बनानी पड़ती है वो एनआरवी पर बनानी पड़ती है। ऑब्जेक्टिव साइड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और कैसे बनाते हैं ये मैंने आपको बताने की कोशिश करी। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा, फिर मैंने बताया था कि फंडामेंटल एजम्पशन एक तो गोइंग कंसर्न की होती है और उसके बाद कंसिस्टेंसी की। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, यानी कि स्टैंडर्ड ये कहता है, या सिंपल वर्ड से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ये कहते हैं, आप ऐसे भी समझ लो कि आपने एक बार कोई अकाउंटिंग पॉलिसी अगर अपना ली है तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि उसमें बदलाव ना लाया जाए, यानी कि कंसिस्टेंट बेस पर आपने उसको अपना करके रखना चाहिए। तो इट इज एज्यूम्ड दैट अकाउंटिंग पॉलिसीज आर कंसिस्टेंटली फॉलोड फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर एंड नो फ्रीक्वेंट चेंजेस आर एक्सपेक्टेड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यानी कि इस एजम्पशन पर हम अकाउंटिंग करते हैं। एक तो जब मैं अपनी अकाउंटिंग करता हूँ या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता हूँ तो फंडामेंटल एजम्पशन है कि हमारी एंटिटी जो है गोइंग कंसर्न है, हमने अकाउंटिंग जो करी है वो अकाउंटिंग पॉलिसी हम कंसिस्टेंट बेस पर अप्लाई कर रहे हैं। और उसके अलावा तीसरा होता है एक्यूरल सिस्टम। बहुत से बच्चों को मैंने देखा ये एक्यूरल सिस्टम में भी प्रॉब्लम है, ये तीसरी एजम्पशन है। एक्यूरल सिस्टम का सिंपल वर्ड्स में मतलब क्या होता है? एक्यूरल सिस्टम का मतलब है कि जिस पीरियड के लिए आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, जिस पीरियड के लिए आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं, मान लेते हैं फॉर द ईयर 1/4/2026 से लेकर के 31/3/2027 के पीरियड के लिए। अगर मैं इस साल के लिए अकाउंटिंग कर रहा हूं और मान लेते हैं इस साल मैंने अपने एम्प्लॉयज़ को जो सैलरी देनी थी, हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी इस साल की 6 लाख रुपए बनती थी,
लेकिन किसी कारण से हम उनको पे कर पाए केवल लेट अस से 5 लाख रुपए, यानी कि हमने 1 लाख रुपए इस साल के पे करने हैं। अगर मैं कैश सिस्टम पे अकाउंटिंग कर रहा होता तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपना खर्चा 5 लाख दिखाता, लेकिन मैं एक्यूरल सिस्टम पे कर रहा हूं। तो एक्यूरल सिस्टम का मतलब क्या होता है कि हम जिस साल के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं उस साल से संबंधित खर्चा कितना है। इस साल से संबंधित खर्चा 5 लाख प्लस 1 लाख 6 लाख है, तो मैं पूरे 6 लाख रुपए दिखाऊंगा। बिकॉज आप एक्यूरल सिस्टम पे अकाउंटिंग करते हैं, करेक्ट। इसीलिए जब आप अपने फाइनल अकाउंट्स वगैरह बनाते थे उसमें आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वगैरह ऐड करते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस माइनस करते हैं वगैरह वगैरह। तो ये एक्यूरल सिस्टम का बेसिकली मतलब होता है। यहाँ मैंने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। फिर उसके बाद डिस्क्लोजर है। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट में मैंने ये बताया जितनी भी आपकी मेन सिग्निफिकेंट पॉलिसीज हैं उनको एक ही जगह, यानी कि ये नहीं कि आप जब नोट्स लिखें तो नोट नंबर 1 में कुछ लिखें, नोट नंबर 2 में कुछ लिखें। नोट नंबर 1 में अगर आप अपनी सिग्निफिकेंट पॉलिसीज के बारे में लिख रहे हैं तो सारी पॉलिसीज का नोट आप एक ही जगह पर देंगे। ये मतलब है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स का। इज इट क्लियर टू यू? अब हम आते हैं इसके क्वेश्चंस पे। अब क्वेश्चंस में क्या कह रहे हैं पहले तो ध्यान से देखें। क्वेश्चंस में उसने कहा इलस्ट्रेटिव केस स्टडीज आपको पहले तो मैंने दी हुई है, और क्वेश्चन नंबर 1 पढ़े। पहले तो अपने नोट्स वगैरह निकाल लें, फटाफट निकाल लें नोट्स निकाल लें फटाफट। बहुत, हाँ जी निकाल लिए, फटाफट निकालें। उम्मीद है कि इतने टाइम में आपने निकाल लिए होंगे नोट्स वगैरह। तो नोट्स को देखें और नोट्स में क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम बढ़ते हैं। इलस्ट्रेटिव केस स्टडीज। इलस्ट्रेटिव केस स्टडीज वॉल्ट का मतलब होता है क्या, जैसे आप बैंक में जाते हैं तो वहाँ वॉल्ट्स बने हैं ना, तो ये वॉल्ट है, बैंक है। नाम है जी WO9 लिमिटेड हैज़ चेंज द मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन इन द करंट ईयर फ्रॉम फीफो टू वेटेड एवरेज। तो WO9 लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है। इस कंपनी ने क्या करा, वो कह रहा है इन्होंने इन्वेंट्री वैल्यूएशन करंट ईयर में पहले ये फीफो से कर रहे थे, पर करंट ईयर में इन्होंने अब इसको चेंज कर दिया, फीफो से ये वेटेड एवरेज पर आ गए। इन्वेंट्री वैल्यूएशन का मेथड इन्होंने चेंज कर दिया। अब कह रहे हैं जो चेंज है, आगे कह रहे हैं द चेंज हाउएवर हैज़ नो मटीरियल इफेक्ट इन द करंट ईयर बट शैल हैव इन द नेक्स्ट ईयर। करेक्ट, करंट ईयर में तो इसका उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर में इसका इफेक्ट पड़ेगा। द मैनेजमेंट ऑफ WO9 थिंक्स दैट नो डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड इन द करंट ईयर। अब इसका जो मैनेजमेंट है उसको ये लगता है कि हमें डिस्क्लोजर देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि करंट ईयर में क्या बोलते हैं इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इज इट क्लियर टू यू? तो तुम्हें इसका आंसर क्या देना पड़ेगा, तुम्हें इसका आंसर ये देना पड़ेगा द मैनेजमेंट स्टैंड पॉइंट जो है वो करेक्ट नहीं है, स्पेशली इन द लाइट ऑफ AS1। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर हम चेंज करते हैं तो उस केस में चाहे उसका इफेक्ट करंट ईयर में पड़े चाहे फ्यूचर ईयर के पीरियड में पड़े, तो उस केस में हमें उसका बाय वे ऑफ नोट्स डिस्क्लोज करना पड़ता है। इज इट क्लियर टू यू? यानी कि अगर आप इसका आंसर लिखेंगे, मैंने कहा ये आंसर लिखने की प्रैक्टिस करो, ऐसा नहीं कि आंसर दिए हुए हैं तो आप आंसर लिखो ही ना। पहले तो आप इसमें क्या लिखेंगे, मैं थोड़ा सा अपने लिए जगह और बना लूँ, ठीक है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, क्वेश्चन नज़र आना चाहिए। तो अगर आप इसका आंसर लिखेंगे, रिस्पॉन्स लिखेंगे 1 का, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? तो 1 में आपका आंसर होना चाहिए मैनेजमेंट स्टैंड पॉइंट। मैनेजमेंट का जो व्यू है, मैनेजमेंट स्टैंड पॉइंट इज नॉट करेक्ट, वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट ये कह रहा है हमें डिस्क्लोजर करने की ज़रूरत नहीं है, इज़ नॉट करेक्ट एज पर AS1 या इन द लाइट ऑफ AS1। तो AS1 के मुताबिक मैनेजमेंट का ये व्यू पॉइंट जो है वो ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? उसका रीज़न है द फैक्ट ऑफ चेंज in accounting policy is required
is required to be disclosed in the current year itself, यानी कि जिस साल आपने अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करी है तो उसको आप डिस्क्लोज करेंगे करंट ईयर में ही। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आया कि नहीं? अब डिस्क्लोजर नोट्स में ध्यान ये रखना है, जब आप, हालांकि ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हार्डली ये 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन है, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ नॉलेज के लिए। जब हम अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी वगैरह में चेंज लाते हैं तो उसको हम नोट में देना चाहिए हमें, नंबर 1। और जिस साल हमने चेंज किया है उस साल के ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम बनाएंगे तो नीचे नोट्स में उसके बारे में बताएंगे, नंबर 1। जहाँ तक हो सके तो उस चेंज का इफ़ेक्ट के बारे में भी हमें बताना चाहिए कि इस चेंज को लाने से अब नेट प्रॉफिट पहले के मुकाबले ज़्यादा होगा, कम होगा, कितने से ज़्यादा होगा, कितने से कम होगा, ये भी बताना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं उसको क्वांटिफिकेशन करनी चाहिए। अगर क्वांटिफिकेशन नहीं हो पाई तो स्टैंडर्ड ये भी कहता है तब आप सिर्फ ये बता दो कि इतने से चेंज हुआ है, हम इसको क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये रीजंस हैं, तो उन रीजंस के बारे में बता देना चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर इतना काफ़ी है। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन में उसने ये कहा, FO9 recognizes provision for income tax as per total income computed under Income Tax Act 1961 after taking into account deductions and exemptions comment। अच्छा जी, अब वैसे तो इसमें कोई ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन पहले आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, बस ये पॉइंट है। आंसर तो हार्डली 1 मार्क का है। वो कह रहा है कि जो एंटिटी है उसकी जो पॉलिसी है प्रोविजन फॉर टैक्स को, जो इनकम टैक्स अथॉरिटी ने टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट कर दी, उस टैक्स लायबिलिटी को, यानी कि वो जो टैक्स है उस टैक्स को ही वो शो करते हैं। क्या ये ठीक है या नहीं है? खास तौर से आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 22 कर चुके हैं तो पॉलिसी ऑफ द एंटिटी करेक्ट नहीं है, क्योंकि हमें टैक्स एक्सपेंसेस रिकग्नाइज करने पड़ते हैं। और हमने AS 22 में पढ़ा है कि टैक्स एक्सपेंसेस का मतलब होता है करंट टैक्सेस प्लस माइनस डेफर्ड टैक्सेस। करेक्ट? वैसे प्लस तब करते हैं जब डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होती है, माइनस करते हैं जब डेफर्ड टैक्स एसेट होता है। यानी कि हम अपनी स्टेटमेंट में P&L अकाउंट में बेसिकली जो इनकम टैक्स अथॉरिटी ने टैक्स डिटरमिन करा है हम उसी को रिकग्नाइज नहीं करते, हम टैक्स एक्सपेंसेस रिकग्नाइज करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 में बेसिकली आपका आंसर क्या होना चाहिए? आंसर ये होना चाहिए पॉलिसी ऑफ द एंटिटी, इस एंटिटी की जो पॉलिसी है, पॉलिसी ऑफ द एंटिटी इज नॉट करेक्ट, वो करेक्ट नहीं है, इज नॉट करेक्ट as AS 22 states that entity should recognize tax expenses, should recognize टैक्स एक्सपेंसेस। हमें टैक्स एक्सपेंसेस रिकग्नाइज करने पड़ते हैं और टैक्स एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? डेट इज करंट टैक्सेस प्लस माइनस डेफर्ड टैक्सेस। इज इट क्लियर टू यू? ये इस तरीके से आपको आंसर देने होंगे। फिर नेक्स्ट में वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में उसने क्या कहा जी? क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहता है इंजॉयमेंट लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है, नाम ही इंजॉयमेंट लिमिटेड है। कह रहा है पेज लीव इनकैशमेंट टू इट्स एम्प्लॉय ऑन रिटायरमेंट। तो ये कंपनी जब इसके एम्प्लॉय रिटायर हो जाते हैं तो उनको लीव इनकैशमेंट भी पे करती है। अब लीव इनकैशमेंट का मतलब आपको मालूम है, आपने टैक्स में पढ़ा हुआ है कि एक एम्प्लॉय जब सर्विसेज देता है तो उसको कुछ छुट्टियों का हक होता है। जब वो पूरी छुट्टियां यूटिलाइज नहीं करता तो उसकी कुछ अनयूटिलाइज लीव होती हैं जो एक्यूमुलेट होती चली जाती हैं, और जब वो रिटायर होता है तो जितनी भी लीव उसके खाते में एक्यूमुलेट हो गई हैं तो उसके बेस पर हम उसको कुछ कैश देते हैं, जिसको लीव इनकैशमेंट बोलते हैं। कह रहा है द अमाउंट सो पेड इज ट्रीटेड एज एक्सपेंस ऑफ द ईयर इन चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
अब वो कहने की कोशिश क्या कह रहा है, पहले तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। कह रहे हैं मान लेते हैं कि एम्प्लॉय ने 25 साल, मान लेते हैं उसने 25 साल जॉब करा, अब 25 ईयर्स के बाद वो रिटायर हो गया, पर उसने सर्विस तो 25 साल की करी है ना, 25 साल की सर्विस करी और हर साल उसकी कुछ छुट्टियां एक्यूमुलेट हो गई होंगी, तो 25th ईयर में उसके अकाउंट में जितनी भी सर्विसेज एक्यूमुलेट हो गई थी, करेक्ट, उसके हिसाब से कंपनी ने उसको पेमेंट कर दी लीव इनकैशमेंट की। और जिस साल कंपनी ने पेमेंट कर दी, वो कह रहा है कंपनी उसी साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो खर्चा दिखा देती है, जो कि गलत है। होना तो ये चाहिए, बिकॉज ये खर्चा जितने साल इसने सर्विसेज दी हैं, हर साल में कुछ अमाउंट डेबिट होना चाहिए था, उसी साल डेबिट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेनिफिट कंपनी ने इसका 25 साल तक उठाया है। और ये जो इसको लीव इनकैशमेंट मिल रहा है, क्योंकि इसने सर्विसेज 25 साल तक दी हैं, तो लॉजिकली हर साल ये अमाउंट डेबिट होना चाहिए। तो इसका मतलब ये तरीका कंपनी का पहले तो गलत है। अब कह रहे हैं, आगे उसने कहा, However, payment of gratuity to retiring employee is made out of gratuity fund which is maintained as per actuarial valuation. लेकिन उसने ये भी कहा कि कंपनी जब अपने एम्प्लॉय को ग्रेचुइटी की पेमेंट करती है, ये भी टैक्स से रिलेटेड पॉइंट है, जब ग्रेचुइटी की पेमेंट करती है, ग्रेचुइटी का क्या मतलब होता है, किसी एम्प्लॉय के शानदार ट्रैक रिकॉर्ड के अगेंस्ट रिटायरमेंट के टाइम पर ग्रेटिट्यूड में हम जो पेमेंट देते हैं उसको ग्रेचुइटी कहा जाता है। ग्रेटिट्यूड का मतलब उस एम्प्लॉय ने बड़ा अच्छा काम करा तो उसको ऑनर करने के लिए पेमेंट करी जाती है। तो कह रहा है कि एंटिटी जो है वो ग्रेचुइटी की जो पेमेंट करती है, तो उसके लिए एंटिटी ने ग्रेचुइटी फंड बनाया हुआ है, जो कि एक्चुरियल वैल्यूअर के हिसाब से फंड वो बनाया और उसके हिसाब से हम जो है वो पेमेंट करते हैं। ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। इज इट क्लियर टू यू? तो अब तुम्हें इस बात का ख्याल क्या करना है, इस केस में जो कंपनी की पॉलिसी है ग्रेचुइटी पे करने की, वो तो करेक्ट है, वो तो करेक्ट है, क्योंकि वो एक्चुरियल वैल्यूएशन के हिसाब से है। लेकिन जो लीव इनकैशमेंट की पॉलिसी है वो कंपनी की ठीक नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 में जब आप आंसर लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, एज फार एज ग्रेचुइटी पॉलिसी इज कंसर्न, एज फार एज ग्रेचुइटी पॉलिसी इज कंसर्न, जहां तक ग्रेचुइटी की पॉलिसी का सवाल है, एज फार एज ग्रेचुइटी पॉलिसी इज कंसर्न, डेट इज करेक्ट, वो तो करेक्ट है, इज कंसर्न, डेट इज करेक्ट, वो तो करेक्ट है। लेकिन लीव इनकैशमेंट की पॉलिसी करेक्ट नहीं है। हाउएवर लीव इनकैशमेंट पॉलिसी, हाउएवर लीव इनकैशमेंट, लीव इनकैशमेंट, इतना ही काफी है, शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। लीव इनकैशमेंट पॉलिसी इज नॉट करेक्ट। क्यों करेक्ट नहीं है? क्योंकि वो एक्चुरियल वैल्यूएशन के आधार पर पेमेंट नहीं करी जा रही है। एक ही साल में हम उस खर्चे को रिकग्नाइज नहीं कर सकते, हमें हर साल एक्चुरियल वैल्यूएशन करना चाहिए और उसके हिसाब से देखना चाहिए कि इस साल लीव इनकैशमेंट कितना बनता है, इस तरह से उस हिसाब से रिकग्नाइज करना चाहिए। तो मैंने यहाँ लिख दिया, एंटिटी शुड फॉलो, एंटिटी शुड फॉलो एक्यूरल पॉलिसी, यानी कि जिस साल से संबंधित लीव इनकैशमेंट है, क्योंकि उसने सर्विस 25 साल तक करी है, मैं वैसे बता रहा हूं, तो हर साल उसका कुछ लीव इनकैशमेंट बनता चला जाएगा, ये मतलब है। एंटिटी शुड फॉलो एक्यूरल पॉलिसी फॉर लीव इनकैशमेंट ऑल्सो, समझ में आया? तो लीव इनकैशमेंट के लिए भी कंपनी को हर साल एक प्रोविजन बनाना चाहिए। कहने का मतलब ये है, क्योंकि 2 मार्क का क्वेश्चन है, इसमें मोर देन सफिशिएंट है। अच्छा जी, उसके बाद फिर आप आगे देखें, आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहा है, डाउटफुल लिमिटेड हैज़ बीन प्रोवाइडिंग, डाउटफुल लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है और वो डाउटफुल डेट्स पे प्रोविजन बना रही थी एट द रेट ऑफ 10% के हिसाब से। कह रहा है, इन द करंट ईयर प्रोविजन हैज़ बीन मेड एट द रेट ऑफ 5% के हिसाब से। अब इस साल हमने डिसाइड करा कि हम जो प्रोविजन बनाएंगे वो 5% के हिसाब से बनाएंगे।
अच्छा जी, आप अब देखो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि पहले तुम 10% के हिसाब से बना रहे थे, अब प्रोविजन तुम 5% के हिसाब से बनाओगे तो तुम्हें क्या करना होगा। तो आंसर तो आपको मालूम है, लेकिन फिर भी आप ऐसे लिखें, इन द ओपिनियन ऑफ द मैनेजमेंट, इन द ओपिनियन ऑफ द मैनेजमेंट, इन द ओपिनियन ऑफ द मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के ओपिनियन में भाई 5% अब लग रहा होगा उनको कि ठीक है, इन द ओपिनियन ऑफ द मैनेजमेंट a provision at the rate of 5% is sufficient in view of prudence। तो हम मान के चलते हैं कि मैनेजमेंट ने प्रूडेंस दिखाते हुए ये एस्टिमेट करा होगा कि अब हमें 5% प्रोविजन की रिक्वायरमेंट है। तो इन द ओपिनियन ऑफ द मैनेजमेंट ए प्रोविजन ऑफ 5% इज सफिशिएंट इन व्यू ऑफ प्रूडेंस, इन व्यू ऑफ प्रूडेंस। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम मान के चलेंगे कि उनको ये लगा कि अब 5% का प्रोविजन काफ़ी है। द एंटिटी कैन चेंज, यहां पर एक सेंटेंस लिख लो, इफ इन द ओपिनियन ऑफ द मैनेजमेंट। मैंने इफ नहीं लिखा अभी तक, इफ इन द ओपिनियन, अगर मैनेजमेंट को ये लगता है कि 5% का प्रोविजन सफिशिएंट है तो एंटिटी कैन चेंज द रेट ऑफ प्रोविजन। तो कंपनी अपने प्रोविजन के रेट को चेंज कर सकती है, चेंज द रेट ऑफ प्रोविजन। लेकिन जैसा कि मैंने बताया था, जब भी हम कोई चेंजेस वगैरह लेकर के आएंगे उस चेंजेस का हमें डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। हाउएवर इट मस्ट बी डिस्क्लोज्ड, हाउएवर दिस सच चेंज इन, एक्चुअली इसको चेंज इन एस्टिमेट बोलते हैं। जब हम परसेंटेज में चेंज करते हैं ना, ये चेंज इन एस्टिमेट कहलाता है। सच चेंज इन एस्टिमेट, however such change in estimate must be disclosed। तो इसको एस्टिमेट मस्ट बी डिस्क्लोज्ड, तो हमें इसको डिस्क्लोज करके रखना चाहिए। ऑफ कोर्स मैं बार बार कह रहा हूं, जब हम डिस्क्लोज करते हैं तो हमें यह भी बताना चाहिए, मतलब डिस्क्लोजर नोट में लिखना चाहिए कि एंटिटी हैज चेंज द मेथड फ्रॉम व्हाट वी कॉल 10% टू 5%, नंबर 1। नंबर 2, इस चेंज को लाने से प्रॉफिट पे क्या असर पड़ेगा करंट ईयर में या फ्यूचर ईयर में। तो वो जहाँ तक हो सके हमें क्वांटिफाई करके बताना चाहिए। लेकिन अगर हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते तो रीजंस बताने चाहिए कि हम क्वांटिफाई क्यों नहीं कर पाए। वो प्रैक्टिकल लाइफ की मैंने बात बताई, आपको लिखना केवल इतना है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? इस क्वेश्चन को करने के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं, जहाँ आपको मालूम है कि क्वेश्चंस हमने ज़्यादा रखे हैं, भले ही इस स्टैंडर्ड छोटा स्टैंडर्ड है, लेकिन अब 5 मिनट का ब्रेक लेंगे और उसके बाद फिर हम इसके आगे की चर्चा बदस्तूर जारी रखेंगे।
सो वेलकम अगेन। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते बड़े केस स्टडी 5 में कहता है कि एबीसी लिमिटेड नाम की ये जो कंपनी है हैज़ ए पॉलिसी ऑफ शोइंग द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट एंड करंट इन्वेस्टमेंट एट लोअर ऑफ कॉस्ट। आपको याद होगा कि जो इन्वेस्टमेंट्स होती है, इन्वेस्टमेंट को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक तो करंट इन्वेस्टमेंट्स होती हैं और एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि करंट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, नॉन करंट क्या होती है। करंट इन्वेस्टमेंट, जिसको तुम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी कहते हो, आपकी यहाँ पर इंटेंशन है कि हम 12 महीने से पहले पहले उसको रीसेल कर देंगे, या जिस तारीख को हमने एक्वायर करा है उसके अगले 12 महीनों के अंदर हम इसको बेच देंगे। नॉन करंट एसेट को आप लंबे टाइम तक अपने पास रखना चाहते हैं। आपको ये भी मालूम है कि जो करंट इन्वेस्टमेंट है उसको आप कॉस्ट पर दिखाते हो या फिर फेयर वैल्यू, दोनों में से जो लोअर फिगर है इस पर आप इसको शो करते हो। ये बात आपको मालूम है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को वैसे तो कॉस्ट पर ही शो करा जाता है, वैसे तो कॉस्ट पर ही शो करा जाता है, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में अगर आपको लगता है कि परमानेंट नेचर की डिक्लाइन है, यानी कि डिक्लाइन जो है परमानेंट नेचर की है, परमानेंट नेचर की डिक्लाइन है, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट परमानेंट नेचर की डिक्लाइन है तो उस केस में नॉन करंट यानी कि लंबे टाइम तक अब इसका प्राइस बढ़ेगा नहीं। परमानेंट नेचर का मतलब ये नहीं कि हमेशा के लिए, इसका मतलब है लंबे टाइम तक अब इसके प्राइस में चेंज आने की ज़रूरत नहीं है। जो फॉल हो गई है तो हो गई है, वो लंबे टाइम तक चेंज नहीं होगी। तो ऐसी सिचुएशन में इसको भी हमें फिर क्या बोलते हैं, मार्केट वैल्यू पे दिखाना पड़ता है, यानी कि जो भी इसकी फेयर वैल्यू चल रही है, मार्केट वैल्यू चल रही है, हम उसी पर दिखाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट ऑन, यानी कि लोअर वैल्यू पे दिखाएंगे। जो कॉस्ट है उसके मुकाबले अब इसका प्राइस कम है तो उस लोअर वैल्यू पे हम दिखाएंगे। वैसे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पर ही दिखाई जाती है, लेकिन अगर उसकी फॉल इन वैल्यू जो है वो परमानेंट नेचर की है तो उस केस पे हम उसको जो लोअर वैल्यू है, यानी कि जो वैल्यू उसकी कम हो गई है, उस लोअर वैल्यू पे हम उसको दिखाते हैं। तो वो कह रहे हैं ये जो एंटिटी है इसकी अभी तक पॉलिसी क्या थी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट पर दिखाने की थी और करंट इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट या फेयर वैल्यू, दोनों में से जो छोटी फिगर है उस पर दिखाने की थी। लेकिन आगे कहता है कि इन द ईयर 2026-27 कंपनी ने ये डिसाइड करा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को हम अब जो दिखाएंगे कॉस्ट लेस डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि कॉस्ट और उसमें से जितनी वैल्यू फॉल हो गई है हम वो माइनस करके दिखाएंगे, यानी कि अब जो उसकी प्रॉपर वैल्यू है, जो फॉल इन वैल्यू है, उस पर हम दिखाना चाहते हैं। अब कहते हैं दीज फैक्ट्स आर नॉट डिस्क्लोज्ड इन दी अकाउंटिंग पॉलिसी। अब उसने ये भी बताया कि इन फैक्ट्स को हमने अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी में दिखाया नहीं है, इन फैक्ट्स को हमने अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी में दिखाया नहीं है, क्वेश्चन में ये भी हमें दे दिया है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे और कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कैसे इसका आंसर लिखेंगे। तो एक्चुअली में आंसर तो लिखे हुए हैं, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग रीज़न ये होता है लिखाने के पीछे कि आपका थोड़ा सा ध्यान इसमें और ज़्यादा अच्छी तरह से आ जाए। तो कैसे करेंगे इसको, अब आपने ये बताना है कैसे करें, आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए इस केस में। कंपनी की अभी तक पॉलिसी क्या थी और अब कंपनी क्या करने जा रही है। तो लिखें आप इस केस में द पॉलिसी ऑफ वैल्यूइंग इन्वेस्टमेंट्स। अब कंपनी की जो पॉलिसी थी इन्वेस्टमेंट को वैल्यू करने की वो करेक्ट है। द पॉलिसी ऑफ वैल्यूइंग इन्वेस्टमेंट इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि कंपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को अभी तक कॉस्ट पे कर रही थी, हम कॉस्ट पर ही करते हैं, और करंट इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट या फेयर वैल्यू, दोनों में से जो लोअर वैल्यू थी उस पर ही हम करते हैं, और यह कंपनी ऐसा कर रही थी। इसका मतलब कंपनी की जो वैल्यूएशन पॉलिसी थी वो बिल्कुल करेक्ट थी, इसमें किसी तरीके का कोई डाउट नहीं है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? उसमें तो किसी तरीके का कोई डाउट नहीं है। लेकिन कंपनी ने करंट ईयर में क्या करा? However, in the current year, entity decided, अब entity ने क्या डिसाइड करा? entity has decided, entity ने ये डिसाइड करा, decided to value long term investment, मैंने शॉर्ट में लिख दिया LTI, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट
लेस डिमिन्यूशन इन द वैल्यू। डिमिन्यूशन का मतलब डिक्लाइन, डिमिन्यूशन इन द वैल्यू। तो कंपनी ने आपकी बात डिसाइड करा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को हम कॉस्ट लेस फॉल इन वैल्यू पर दिखाएंगे। इज इट क्लियर टू यू? अगर कंपनी ने ये डिसाइड करा है तो इसका मतलब है कंपनी को एक डिस्क्लोजर नोट देना पड़ेगा। ए डिस्क्लोजर by way of notes, a disclosure by way of notes to accounts, should be made। तो हमें इसके बारे में नोट देना चाहिए, should be made। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे ही बता रहा हूँ आपको। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप नोट लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं? जब स्टेटमेंट ऑफ P&L बना लेते हैं, उसके बाद बैलेंस शीट बना लेते हैं, उसके बाद जब हम नोट लिखते हैं तो नोट्स में हम कैसे लिखेंगे? तो नोट्स में हम कैसे लिखते हैं? नोट्स में हम ये लिखेंगे कि हिदरटू, अभी तक कंपनी की जो पॉलिसी थी वो ये थी, यानी कि हिदरटू द पॉलिसी ऑफ द कंपनी वाज टू मेजर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट, बट in the current year we have decided to value it at cost, less diminution in the value। इस तरीके का हमें एक नोट जो है वो देना पड़ता है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है। Is it clear to you or not? तो कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें भी मालूम होनी चाहिए। अब जो क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूँ जी, ये तो बड़ा ही खतरनाक सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन एक बार एग्जामिनेशन में आ भी चुका है, तो इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखिए। हालांकि से नाम का है, इस क्वेश्चन के सहारे तुमको ये बताया जा रहा है कि अगर प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप किसी कंपनी के बहुत बड़े प्रोफेशनल बन गए, जब आप प्रोफेशनल एरिया में आ गए, तो आप अपने अकाउंटेंट को कैसे समझाएंगे कि कैसे आपने नोट लिखना है। 6, 9X लिमिटेड हैड मेड ए राइट्स इश्यू इन 2027 में आपने राइट्स इश्यू करा है। वो कह रहा है राइट्स इश्यू का क्या मतलब है? राइट्स इश्यू का मतलब है जब कोई कंपनी फ्रेश इशू करती है तो अपने शेयर होल्डर को एक राइट देती है कि आप चाहो तो इन शेयर को खरीद लो, और उसको हम थोड़ा कंसेशनल रेट पर दे देते हैं। इन दी ऑफर डॉक्यूमेंट टू दी मेंबर्स, जब हमने अपने मेंबर्स को ये ऑफर करा, इट हैड प्रोजेक्टेड ए सरप्लस ऑफ ₹40 करोड़ ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर टू बी एंडेड ऑन 31 मार्च 2028। अब कह रहा है कंपनी ने 27 में ये राइट्स इश्यू करा और अपने मेंबर्स को ये कहा, शेयर होल्डर्स को ये कहा कि भाई आप हमारे ये शेयर खरीद लो, और हमें ये लगता है कि जो अब अगला साल हमारा ख़त्म होगा 31 मार्च 2028 को, तो हमारा सरप्लस हो जाएगा 40 करोड़ का। तो ये एक तरह का लालच भी दिया जा रहा है कि आप इन शेयर्स को खरीद लो। द ड्राफ्ट रिजल्ट्स फॉर द ईयर प्रिपेयर्ड ऑन दी हिदरटू फॉलोड अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रेजेंटेड फॉर द परयूजल ऑफ द डायरेक्टर शोड ए डेफिसिट ऑफ 10 करोड़। इस लाइन का क्या मतलब है? अब क्या हुआ कि जब हमारा अकाउंटिंग ईयर ख़त्म हो गया, तो मैंने एक बार पहले भी जब आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS4 कराया था, तो तब भी मैंने आपको बताया था जब अकाउंटिंग ईयर की शुरुआत से लेके अंत तक में हम पहुंचते हैं, तो ये जो अकाउंट हम बनाते हैं इनको ड्राफ्ट अकाउंट कहते हैं। मैंने आपको ये बताया था। ड्राफ्ट अकाउंट का मतलब है अभी इसमें कुछ गुंजाइश है। तो जब हमने 31 मार्च 28 को जब ये अकाउंट बनाए, तो पता लगा कि लॉस आ रहा है। कहाँ तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 40 करोड़ का सरप्लस आएगा, यहाँ 10 करोड़ का नुकसान आ रहा है। खैर, अब हमने ये अपने अकाउंट्स जो हैं अपने डायरेक्टर के परयूजल के लिए, ये जो लाइन लिखी हुई है ना, प्रेजेंटेड फॉर द परयूजल ऑफ द डायरेक्टर। परयूजल का मतलब होता है बेसिकली परखना, यानी कि अब डायरेक्टर्स इन अकाउंट्स को देखेंगे, क्योंकि मैंने कहा अभी इन अकाउंट्स को चेंज करा जा सकता है, ये ड्राफ्ट अकाउंट्स हैं। इज इट क्लियर टू यू? तो डायरेक्टर ने जब इन अकाउंट्स को देखा तो जाहिर है उनको गुस्सा तो बहुत आएगा, क्योंकि वो तो वादा कर चुके हैं अपने शेयर होल्डर से कि 40 करोड़ का सरप्लस आएगा, लेकिन यहाँ तो 10 करोड़ का डेफिसिट आ रहा है, लॉस आ रहा है। तो डायरेक्टर्स ने क्या करा? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन कंसल्टेशन विद द मैनेजिंग डायरेक्टर्स डिसाइडेड ऑन द फॉलोइंग। उन्होंने कहा कि जी अब आप ऐसा करो, यानी कि आप ऐसा करके अकाउंट बनाओ, और उन अकाउंट को हम साइन करेंगे, वो रियल अकाउंट हो जाएंगे। यानी कि अब वो अपने अकाउंट्स को चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि ये चेंज हो सकते हैं, अभी तक ये ड्राफ्ट अकाउंट है।
अब क्वेश्चन में आगे कह रहा है टू वैल्यू ईयर एंड इन्वेंट्री एट वर्क कॉस्ट ₹50 crores instead of hitherto method of valuation of inventory at prime cost। तो डायरेक्टर ने सिंपल वर्ड्स में पहला आदेश तो ये दिया कि भाई जो तुम इन्वेंट्री को अभी तक वैल्यू कर रहे थे वो तुम वैल्यू कर रहे थे प्राइम कॉस्ट पर, जिसकी वजह से क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी 30 करोड़ की आ रही थी। बात समझ में आ रही है? तो डायरेक्टर ने कहा अब तुम उसको वर्क कॉस्ट पर वैल्यू कर लो, कोई बात नहीं, यानी कि मुझे नोट में लिखना पड़ेगा, नो डाउट मैं नोट में लिखूंगा क्योंकि अभी तक हमारी पॉलिसी प्राइम कॉस्ट की थी मेज़र करने की। अब डायरेक्टर ने कहा कि वर्क कॉस्ट पे करो, लेकिन ऐसा करके एक फ़ायदा क्या हो गया कि मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू 30 की बजाय 50 की हो जाएगी, तो 20 करोड़ से प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। इज इट क्लियर टू यू? पॉइंट नंबर 2, फिर डायरेक्टर ने क्या कहा, टू प्रोवाइड डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस ऑन अकाउंट ऑफ सब्सटेंशियल एडिशंस in gross block during the year instead of reducing balance method which had been hitherto adopted। डायरेक्टर ने दूसरी डायरेक्शन ये दी कि भाई अभी तक तो आप जो है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे। अब हम चाहते हैं कि आप स्ट्रेट लाइन मेथड पर आ जाओ, यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड की बजाय अब आप स्ट्रेट लाइन मेथड पे आ जाओ। ये दूसरी डायरेक्शन है। अब वो कह रहे हैं ऐसा करने से क्या हुआ, as a consequence the charge for depreciation at ₹27 crore is lower than the amount of ₹45 crores which would have been had the old method been followed by 18 crore। टफ लैंग्वेज में लिखा है कि नए मेथड को अपना से, नया मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड, नए मेथड को अपनाने से डेप्रिसिएशन का चार्ज 27 लाख पर आ रहा है, जो कि लोअर है उस अमाउंट से जो कि 45 करोड़ का आता अगर मैं अपने पुराने मेथड से, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से इसको मेज़र करता। इसका मतलब डेप्रिसिएशन का चार्ज अब 18 करोड़ से कम आ रहा है। तो इससे भी हमें फ़ायदा हो गया अगर हम ऐसा कर लेते हैं। मैंने कहा ना, अब जो अकाउंट्स बन चुके हैं उनको हम रीड्राफ्ट कर सकते हैं, इसीलिए ड्राफ्ट अकाउंट को हमेशा डायरेक्टर्स पहले देखते हैं ताकि उनको अगर चेंज करने की कुछ गुंजाइश हो सके तो वो गुंजाइश पॉसिबली हम इम्प्लीमेंट कर सके। तो डायरेक्टर ने ये कहा ऐसा करो। तो अब ऐसा करने से क्या हो गया कि प्रॉफिट पहले देखो, पहले से 20 से बढ़ गया, अब 18 से और बढ़ जाएगा क्योंकि डेप्रिसिएशन कम लग रहा है, तो प्रॉफिट 18 करोड़ से और बढ़ गया, 38 करोड़ से बढ़ गया। याद रखें कि आपके ड्राफ्ट अकाउंट के मुताबिक 10 लाख का नुकसान आ रहा था, करेक्ट। अब मैंने जब ये दोनों पॉलिसी अपना ली, फर्स्ट और ये सेकेंड, तो अब 38 का अभी इन दोनों को अपना करके प्रॉफिट बढ़ गया है। थर्ड पॉइंट, डायरेक्टर ने यह भी कहा टू नॉट टू प्रोवाइड फॉर आफ्टर सेल्स एक्सपेंसेस ड्यूरिंग दी वारंटी पीरियड। तो हमारी कंपनी क्या कर रही थी, जब सामान बेचती थी तो हो सकता है हम कुछ गारंटी या वारंटी देते हों जिसपे हम उनको कहते होंगे कि भाई ठीक है, अगर कोई रिप्लेसमेंट रिपेयर वगैरह होगी तो हम उसको क्या बोलते हैं, मीट करेंगे। तो उसके लिए हम एक प्रोविजन बनाते थे, नॉट टू प्रोवाइड फॉर, यानी कि अगर हमारी कंपनी भाई किसी को गारंटी दे रही है कोई माल बेचने के बाद कि सेल करने के बाद भी वारंटी पीरियड में अगर कुछ आपके रिपेयर्स वगैरह करानी होंगी तो हम करेंगे, और उसके लिए हम प्रोविज़न बना रहे थे। वो कह रहे हैं टिल द लास्ट ईयर प्रोविजन एट द रेट ऑफ 2% ऑन सेल्स वाज यूज्ड टू मेड अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट अगेंस्ट द रेवेन्यू एंड एक्चुअल एक्सपेंसेस यूज टू बी चार्ज अगेंस्ट द प्रोविजन। यानी कि अभी तक हम क्या कर रहे थे, जो भी हमारा सेल अमाउंट था उसका 2% हम प्रोविजन बना रहे थे, करेक्ट, और उस प्रोविजन से जो हमारे एक्चुअल एक्सपेंसेस होते थे हम मीट कर रहे थे अभी तक। लेकिन अब वो कह रहा है बोर्ड नाउ डिसाइडेड टू अकाउंट फॉर एक्सपेंसेस एज एंड व्हेन एक्चुअली इनकर्ड। अब बोर्ड कह रहा है कोई प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है, जो एक्चुअल एक्सपेंसेस है बस वही हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख देंगे क्योंकि हम प्रोविजन तो बनाएंगे ही नहीं। तो जो एक्चुअल एक्सपेंसेस होंगे जैसे जब भी हम इनको करेंगे वही खर्चा पीएनएल में डेबिट कर देंगे। कह रहे सेल्स ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 600 करोड़, बिकॉज सेल्स 600 करोड़ की है। अब 600 करोड़ का अभी तक तो हमने प्रोविजन बनाया होगा, 2% प्रोविजन कितना हो जाएगा, 12 का हो जाएगा, यानी कि हमने 12 करोड़ का प्रोविजन बनाया होगा। अब मैं इस प्रोविजन को नहीं बना रहा,
तो मेरा प्रॉफिट 12 से और बढ़ गया। तो तुमने देखा फर्स्ट 3 पॉइंट को अगर मैं मिला दूं तो पहले 20 से बढ़ा, फिर 18 से बढ़ा, टोटल 38, फिर 12 से बढ़ा, तो टोटल प्रॉफिट 50 से बढ़ गया। और जबकि मेरा ड्राफ्ट अकाउंट में लॉस 10 का था, यानी कि अब मेरा सरप्लस आ गया 40 का। आर यू गेटिंग माई पॉइंट ऑन? तो इस तरह से डायरेक्टर्स ने डिसीजन लिए जिससे अब सरप्लस आ रहा है। आगे उसने लेकिन नहीं, ये कितना आ रहा है 30, 20 प्लस 18 38, 38 प्लस 6% 12, हाँ ये 50 तो आ ही रहा है। आगे उसने ये भी कहा टू प्रोवाइड फॉर परमानेंट फॉल इन द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट डेट हैड टेकन प्लेस ओवर द 5 years एंड द प्रोविजन बीइंग 10 years। अब डायरेक्टर्स ने ये भी कहा कि देखे जी, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है कॉस्ट पर है, उस पर आप जो है प्रोविजन बनाओ 10 लाख का। तो 10 लाख का हमने प्रोविजन बनाया, तो तुमने देखा अब मेरा सरप्लस आ रहा है 40 का, यानी कि अब मेरा सरप्लस, ये जो लॉस था अब नहीं रहेगा, अब मेरा नेट सरप्लस हो जाएगा 40 करोड़ का। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो ये डिसीजन लिए। अब क्वेश्चन क्या है, बेसिकली क्वेश्चन क्या बना? क्वेश्चन कह रहा है एज द चीफ अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी यू आर रिक्वायर्ड and asked by the managing director to prepare draft notes for inclusion in the annual reports। जब आप अपनी एनुअल रिपोर्ट्स बनाएंगे, एनुअल रिपोर्ट्स का मतलब है उसमें आप अपनी स्टेटमेंट ऑफ P&L भी लिखेंगे, आप उसमें अपना बैलेंस शीट भी बनाएंगे। बैलेंस शीट बनाने के बाद आपने जो नोट्स टू दी अकाउंट्स है उनको भी प्रस्तुत करना होता है, तो अपने नोट्स टू अकाउंट्स भी आप बनाएंगे, कह रहे हैं। तो अब आप नोट्स किस तरीके से बनाएंगे ये आप हमें बता करो। तो मैंने पहले ही कहा था इस क्वेश्चन का बेसिक थीम ये है कि नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, इसके बारे में आपको, वैसे तो नोट्स कैसे बनाए जाते हैं मुझे लिखाने की ज़रूरत तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि सब कुछ वैसे मैंने लिख ही दिया है इसमें, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूँ मैं लिखा दूँ या रीड करके बता दूँ? सर लिखा देते तो ज़्यादा अच्छा था। अच्छा जी, चलो पहले तो आपको समझा, आपको लिखाने की अब आदत सी हो गई है। 6th क्वेश्चन में पहले था क्या? 6th क्वेश्चन की कहानी कुछ ये थी कि इस क्वेश्चन में मान लेते हैं कि हमारा करंट अकाउंटिंग ईयर लास्ट ईयर 1/4/2026 और 31/3/2027 को ख़त्म हुआ, और करंट अकाउंटिंग ईयर 1/4/2027 को स्टार्ट होगा और 31/3/2028 को ख़त्म होगा। 31/3/2028 को ये ख़त्म होगा। इज द क्लियरिटी? अब क्वेश्चन में ये दिया था कि इस साल, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ 27 लिखा है, एग्जैक्टली टाइम पीरियड नहीं दिया है, तो हम मान रहे हैं कि कंपनी ने राइट्स इशू का वादा करा और ये कहा कि करंट ईयर में हमारा सरप्लस होगा 40 करोड़ का। ये कंपनी ने कहा, कंपनी ने 40 करोड़ का सरप्लस प्रोजेक्ट करा, लेकिन हकीकत में क्या हुआ कि डेफिसिट हो गया। 40 करोड़ का सरप्लस की बजाय रियलिटी में 10 करोड़ का लॉस आ रहा है। अब 10 करोड़ का जब लॉस आया तो हमने ये अपने अकाउंट से डायरेक्टर के परयूजल के लिए भेजे और डायरेक्टर्स ने हमें कुछ हिदायतें दी। तो अब हम मान लेते हैं कि उन हिदायतों को हमने क्या बोलते हैं इम्प्लीमेंट कर लिया। अब इम्प्लीमेंट हम कर लेंगे तो हमारा प्रॉफिट ऑफ 40 करोड़ का ही आ जाएगा, जैसा कि मैंने प्रूव करके भी बताया। अब हमारा प्रॉफिट 40 करोड़ का आ रहा है, लेकिन अब जो आप अपने नोट्स लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, ये इस क्वेश्चन का मेन थीम है। तो नोट्स टू द फाइनेंशियल अकाउंट, नोट्स जो होंगे वो आपके क्या होंगे? पहला नोट था इन्वेंट्री के बारे में। टिल द लास्ट ईयर आप इस तरह से लिखेंगे, टिल द लास्ट ईयर इट वॉज द प्रैक्टिस, आपकी प्रैक्टिस थी। इट वॉज द प्रैक्टिस क्या थी कि आप जब अपनी इन्वेंट्री को वैल्यू कर रहे थे प्राइम कॉस्ट पर कर रहे थे। इट वॉज द प्रैक्टिस टू वैल्यू इन्वेंट्री एट प्राइम कॉस्ट, इन्वेंट्री एट प्राइम कॉस्ट, PC प्राइम कॉस्ट। तो अभी तक आपकी पॉलिसी ये थी कि आप प्राइम कॉस्ट पर वैल्यू कर रहे थे, लेकिन अब करंट ईयर में डायरेक्टर के कहने पर आपने क्या करा, वर्क कॉस्ट पे मेजर करना शुरू कर दिया एट प्राइम कॉस्ट। however during
करंट ईयर, ड्यूरिंग द करंट ईयर, तो आपने अपने नोट्स में बताया कि ड्यूरिंग द करंट ईयर इन्वेंट्री हैज़ बीन वैल्यूड, ड्यूरिंग द करंट ईयर इन्वेंट्री हैज़ बीन वैल्यूड। अब इन्वेंट्री को आपने जो वैल्यू करा है, इन्वेंट्री हैज़ बीन वैल्यूड एट वर्क कॉस्ट, वैल्यूड एट वर्क कॉस्ट, तो तुमने अब इसको वर्क कॉस्ट पर मेजर करा है। इज इट क्लियर टू यू? अब ऐसा करने से क्या हो गया, क्योंकि अब इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री 50 करोड़ की आ गई, जबकि पहले वो 30 करोड़ की थी। तो ड्यू टू चेंज इन पॉलिसी, ड्यू टू चेंज इन पॉलिसी, profits have increased by 20 crores, profits have increased, profits have increased by 20 crores, प्रॉफिट जो हैं वो 20 करोड़ से बढ़ गए हैं। ये तुमने अपने, मतलब इस क्वेश्चन के सहारे बेसिक चीज़ क्या आपको सिखाई जा रही है कि स्टैंडर्ड को पढ़ने के साथ साथ आप ये आर्ट भी सीखें कि एक अकाउंटेंट को किस तरीके से नोट्स बनाने चाहिए। जब पॉलिसीज़ में चेंजेस लाए जाते हैं तो नोट्स किस तरीके से बनाए जाते हैं, ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट ये था, उसने हमें बताया कि कंपनी की पॉलिसी डेप्रिसिएशन को लेकर के उसने बताया था कुछ, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड जो पॉलिसीज़ थी दूसरी, उस पॉलिसी को बताने से पहले ज़रा लेट मी अलाउ मी टू हैव ए कप ऑफ टी, बल्कि सिप ऑफ टी रादर देन कप तो कैसे लूँगा एकदम से। अच्छा, डेप्रिसिएशन पॉलिसी से रिलेटेड था नोट तीसरा, इजंट इट? तीसरा पॉइंट उसमें डेप्रिसिएशन से रिलेटेड था। अब डेप्रिसिएशन से रिलेटेड ये था कि पहले हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से कर रहे थे, अब हमने डिसाइड करा कि हम जो है एसएलएम बेस पर मेज़र करेंगे। और मैंने जैसा कि बताया भी था, एसएलएम बेस पे हमारा जो चार्ज आ रहा था 27 करोड़ का आ रहा था, जबकि पहले जो चार्ज आ रहा था वो 45 करोड़ का आ रहा था, इजंट इट? तो in the current year depreciation has been charged on SLM basis instead of रिटन डाउन वैल्यू बेसिस। अभी तक हम रिटन डाउन वैल्यू बेसिस अपना रहे थे, इंस्टेड ऑफ रिटन डाउन वैल्यू बेसिस, ऑन अकाउंट ऑफ विच, अब इसकी वजह से क्या हुआ, ऑन अकाउंट ऑफ विच प्रॉफिट्स हैव इंक्रीज्ड बाय 12 करोड़, ऑन अकाउंट ऑफ विच प्रॉफिट्स हैव इंक्रीज्ड बाय 12 करोड़, हैव increased by 12 करोड़। तो इस तरीके से आपने बताना है। 12 करोड़ से कैसे, मैंने बताया, जो पुराना मेथड था उससे हमारा डेप्रिसिएशन आता 45, अब नए मेथड से डेप्रिसिएशन आ रहा है सिर्फ 27 करोड़ का, इजंट इट? इतना ही था ना? हाँ, मेरे ख्याल से तो इतना ही था। तो इन दोनों का इतना ही था, कितना था जरा मैं चेक कर लूँ। मैंने आपको एक क्वेश्चन में बताया तो था 27 करोड़, और एज ए रिजल्ट ऑफ द चेंज पहले, अच्छा 18 करोड़ था, मैंने 12 करोड़ लिख दिया। तो 18 करोड़ से वो कह रहा है कि ये बढ़ जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? तो 18 करोड़ जो भी आ रहा है उतना अमाउंट आप लिख लेना। फिर तीसरा पॉइंट था कि अभी तक हम प्रोविज़न बना रहे थे, अब हमने डिसाइड करा कि हमें प्रोविज़न बनाने की ज़रूरत नहीं है। इन द करंट ईयर entity has decided not to make provision for after sales expenses, rather
रादर टू चार्ज एक्सपेंसेस ऑन एक्चुअल बेसिस, यानी कि अब हमने डिसाइड ये करा कि एक्चुअली में जो खर्चे होंगे उसी को पीएनएल में डेबिट करेंगे। रादर टू चार्ज एक्सपेंसेस ऑन एक्चुअल बेसिस, ऑन एक्चुअल बेसिस, ऑन एक्चुअल बेसिस। अब जिसकी वजह से क्या हुआ, ऑन अकाउंट ऑफ दिस, ऐसा करने से क्या हुआ, ऑन अकाउंट ऑफ दिस profits will increase, profits will increase by 12 crores, will increase by 12 crores। ये 12 crores कैसे आया, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि सेल 600 की और अभी तक हम उस पर 2% प्रोविजन बना रहे थे, तो 12 करोड़ का मुझे अब प्रोविजन बनाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि डायरेक्टर्स ने यह भी डिसाइड करा कि इन्वेस्टमेंट पे प्रोविजन बनाया जाए। अभी तक हमने इन्वेस्टमेंट पे क्या बोलते हैं, प्रोविजन नहीं बनाया था। एज ए रिजल्ट ऑफ permanent fall, as a result of permanent fall in value of investment, in value of investments, as a result of permanent fall in value of investments, comma, in the current year, entity has decided to make a provision of 10 crores, to make a provision of 10 crores। तो जाहिर है जब मैं इस साल प्रोविजन बनाऊंगा तो उससे करंट ईयर का प्रॉफिट कम होगा। तो इस तरह आपको ये है कि इसमें नोट्स देने हैं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको नोट्स देके बताना है कि कैसे करना है। अब जहाँ तक क्वेश्चन नंबर 7 है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। विच ऑफ द करेक्ट वन, ये आप खुद ही बता सकते हो, आंसर मैंने लिखा है। इन शॉर्ट, एक्सप्लेन इन शॉर्ट द रेलिवेंट डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। तो अकाउंटिंग पॉलिसी के डिस्क्लोजर के बारे में आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी है ये मैंने इसमें समझाया हुआ है। इसी तरह 9th का मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिए हैं। ये एक्सप्लेन द मेथड्स एंड क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। तो ये तुम्हारे लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं होनी चाहिए। अब 10th में क्या कहता है, 10th में कह रहा है ए ट्रेडर हैज़ परचेज्ड 500 यूनिट्स ऑफ सर्टेन आर्टिकल्स at the rate of 10 per unit and sold 400 articles at the rate of 15 per unit। अब कह रहा है द नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर यूनिट ऑफ द अनसोल्ड आर्टिकल इज 15। अभी तक की कहानी ये निकली कि एक ट्रेडर है और उसने 500 यूनिट्स खरीदे हैं, 500 यूनिट्स उसने परचेज करी हैं और उसकी जो कॉस्ट है वो 10 रुपये के हिसाब से बनती है। और कह रहा है 500 में से उसने 400 यूनिट्स बेच दी हैं 15 रुपये के हिसाब से। और कह रहा है कि जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर यूनिट, अब उसके पास जो क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है 100 यूनिट्स का, जाहिर है उसकी जो NRV है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर यूनिट इज यूनिट ऑफ द अनसोल्ड आर्टिकल इज 15। अच्छा, उसने कहा कि अगर 15 है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू 15 है, एक तो ये पूछ रहा है, और दूसरे में पूछ रहा है कि अगर नेट रियलाइजेबल वैल्यू 8 है तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी होनी चाहिए। बेसिकली मुझे ये आंसर इसमें देना है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो ध्यान से आप देखेंगे इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में क्या बना, तो पहले तो आप ये लिखें, just allow me to have a sip। तो क्वेश्चन नंबर है ये 10th में आप लिखें लॉजिकली स्टॉक इज वैल्यूड, स्टॉक मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री इज वैल्यूड at lower of
at lower of cost और net realizable value। अब हमें मालूम है कि कॉस्ट तो 10 रुपए की है, 10 पर यूनिट, ये पर यूनिट है, और उसने हमें दिया हुआ है कि NRV जो है वो 15 है, NRV जो है वो 15 है। तो इस केस में कॉस्ट कम है, 10 रिमेनिंग यूनिट्स, तो जो रिमेनिंग यूनिट्स 100 पड़ी हुई हैं, जस्ट रिमेनिंग 100 यूनिट्स should be measured या should be valued at 100 into 10। तो 100 into 10 के हिसाब से यानी कि 1000 रुपीज़ पर मुझे वैल्यू करनी चाहिए। लेकिन उसने क्वेश्चन दो पार्ट में पूछा है। एक पार्ट में तो उसने कहा कि NRV अगर NRV 15 है, और दूसरे में उसने कहा कि अगर NRV जो है 8 रुपये की है, ये भी 2 रुपये की है। कहाँ चला गया पार्ट बी? अच्छा, पार्ट बी यहाँ पर मैं लिखा है, इफ़ NRV इज़ 8, अगर NRV 8 होगी तो उस केस में क्या होगा? देखिए जी, कॉस्ट प्राइस 10 है और NRV अगर 8 है, तो इस केस में क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी होगी? 100 into 8, 100 यूनिट्स उसके पास पड़ी हुई हैं 8 रुपये के हिसाब से। इस केस में क्लोजिंग इन्वेंट्री 800 की हो जाएगी। ये कहने का मतलब है, और ये कोई टफ सा क्वेश्चन नहीं है। इस क्वेश्चन को करने के बाद क्वेश्चन नंबर 12 में वो क्या कह रहा है? द एक्सरसाइज ऑफ प्रूडेंस डज नॉट परमिट क्रिएशन ऑफ हिडन रिजर्व बाय अंडर स्टेटिंग प्रॉफिट्स एंड एसेट्स और बाय ओवर स्टेटिंग लायबिलिटीज एंड लॉसेस। इसका क्या मतलब है? देखो, प्रूडेंस का मतलब समझदारी तो होता है, और प्रूडेंस का ये भी मतलब होता है कि हमें एंटीसिपेटेड लॉसेस के लिए प्रोविजन बना देने चाहिए करंट ईयर में। लेकिन वो क्या कह रहा है कि प्रोविजन का ये मतलब भी नहीं है कि आप बेवजह के लॉसेस बनाएं। करेक्ट? तो ये समझाने के लिए, सपोज किसी कंपनी का एक केस चल रहा है, ये सॉल्यूशन है, आप ऐसे लिखेंगे, सपोज ए कंपनी इज फेसिंग ए डैमेज सूट, तो यहाँ प्रोविजन बनाने की ज़रूरत नहीं है, एटलीस्ट तब तक जब तक आपको ये ना लगे कि आउटफ्लो ऑफ फंड्स है। आप ऐसे इसका आंसर लिखेंगे। ये मुश्किल से 1 मार्क का क्वेश्चन है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? कहने का मतलब है, प्रूडेंस ये नहीं कहता कि बिल्कुल ब्लाइंडली आपने प्रोविजन बना देना है, तो प्रोविजन बनाते समय भी समझदारी दिखानी होगी। 12th में कह रहा है, ए सिंपल डिस्क्लोजर डेट एन अकाउंटिंग पॉलिसी हैज बीन चेंज्ड इज नॉट ऑफ मच यूज फॉर ए रीडर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कमेंट। देखो, अगर आप सिर्फ इतना बता देंगे कि हमने अपनी पॉलिसी में चेंज करा है, तो इसका कोई फायदा नहीं है। इज इट क्लियर टू यू? आपने अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज कर दिया, पहले मैं फीफो पे था, अब मैं वेटेड एवरेज पे आ गया, आपने सिर्फ ये बताया, तो इससे यूज़र को क्या पता लगेगा? तो अगर मान लो इस तरह का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ जाए, तो आप कैसे आंसर देंगे? देखें यहाँ पर इसका आंसर मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल दे करके करा है। द इफेक्ट ऑफ चेंज शुड देयरफॉर बी डिस्क्लोज्ड वेयर एवर एसेटेनेबल। पहले तो चेंज हमेशा दिखाना चाहिए। सपोज कंपनी हैज स्विच्ड ओवर फ्रॉम वेटेड एवरेज फार्मूला फॉर ascertaining कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री फ्रॉम अर्लियर प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग द फीफो मेथड। यानी कि हम परज्यूम कर रहे हैं कि कोई पहले हम फीफो मेथड फॉलो कर रहे थे, अब हम वेटेड एवरेज मेथड पे आ गए हैं। करेक्ट? तो आपने एक एग्जांपल देके, यानी कि जब आप नोट्स में ये बताते हैं कि हमने चेंज करा, तो आपको बताना भी, ये भी बताना चाहिए, उसको क्वांटिफिकेशन करके बताना चाहिए, ताकि यूजर्स की समझ पे बात आए। इफ़ द क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फीफो इज 2 लाख, यानी कि अगर मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री करता फीफो से, जो कि मेरी पहले पॉलिसी है 2 लाख की है, और मैं वेटेड एवरेज से कर रहा हूँ, तो 1,80,000 की है। बिकॉज क्लोजिंग इन्वेंट्री फीफो मेथड से 2 लाख की है, और अब जो है इतने की है, तो इसका मतलब हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो 20,000 से कम हो गए। प्रॉफिट जो है वो 20,000 से कम हो गए। पहले 2 लाख के थे, अब 1,80,000 की क्लोजिंग इन्वेंट्री है।
द कंपनी मस्ट डिस्क्लोज द चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी इन द फॉलोइंग मैनर। तो कंपनी को इस तरीके से दिखाना चाहिए कि कंपनी ने करंट ईयर में पॉलिसी फीफो मेथड से वेटेड एवरेज की कर दी है इन्वेंट्री को मेज़र करने के लिए, और ऐसा करने की वजह से करंट ईयर का प्रॉफिट हमारा 20,000 से कम है। तो तब तो यूजर्स की समझ में ये बात आएगी। तो इस तरीके से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये आप कर सकते हैं, इसमें मेरे कराने लायक कुछ नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 14 को आप देखें। क्वेश्चन नंबर 14 में भी वैसे तो कुछ नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में एक बार आया हुआ है। वो कह रहा है P2 लिमिटेड वॉज मेकिंग प्रोविजन फॉर नॉन मूविंग इन्वेंट्रीज बेस्ड ऑन इश्यूज फॉर लास्ट 12 months अप टू 31/3/2027। नॉन मूविंग इन्वेंट्रीज का मतलब है ऐसी इन्वेंट्रीज जिनका टर्नओवर कम है, यानी कि हमने खरीद ली लेकिन अभी ये ज़्यादा यूज़ नहीं हो रही हैं। तो वो कह रहा है कि 31/3/2027 को इस एंटिटी ने नॉन मूविंग इन्वेंट्रीज के लिए कुछ प्रोविजन बनाया। करेक्ट। अच्छा जी, आगे कह रहे हैं द कंपनी वांट्स टू प्रोवाइड ड्यूरिंग द करंट ईयर एंडिंग 31/3/2028 बेस्ड ऑन टेक्निकल इवैल्यूएशन। अब वो कह रहा है कि करंट ईयर जब हमारा 31/3/2028 को ख़त्म हुआ तो एंटिटी ने ये डिसाइड करा कि अब हम टेक्निकल इवैल्यूएशन कर करके प्रोविज़न बनाएंगे। करेक्ट। तो टोटल इन्वेंट्री जो है कंपनी की 100 lakhs की है, ये तो क्लोजिंग इन्वेंट्री है। अब कह रहा है प्रोविज़न रिक्वायर्ड, तो प्रोविज़न रिक्वायर्ड टेक्निकल इशू के मुताबिक, प्रोविज़न रिक्वायर्ड ऑन 12 months इशू, यानी कि पहले तो हम जो प्रोविज़न बनाते थे ऑन द बेसिस ऑफ, ये हमारी पहले पॉलिसी थी, ऑन द बेसिस ऑफ 12 months इशू, ऑन द बेसिस ऑफ 12 months इशू हम पहले प्रोविज़न बनाते थे। 12 months इशू के आधार पर हम प्रोविज़न बनाते थे। लेकिन वो कह रहा है कि करंट ईयर में एंटिटी ने डिसाइड करा कि हम टेक्निकल इवैल्यूएशन करके प्रोविज़न बनाएंगे। अब टेक्निकल इवैल्यूएशन कर करके जो प्रोविज़न आ रहा है 2.5 लाख का आ रहा है, लेकिन अगर मैं 12 months के इशू के हिसाब से प्रोविज़न बनाता तो वो 3.5 लाख का आता। पहले तो ध्यान ये रखना है कि टेक्निकल इवैल्यूएशन करने के बाद जो हमने प्रोविज़न बनाया है ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं माना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। इट इज़ नॉट ए चेंज इन पॉलिसी। द डिसीजन ऑफ मेकिंग प्रोविजन फॉर नॉन मेकिंग इन्वेंट्री ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल इवैल्यूएशन इज नॉट अकाउंटिंग पॉलिसी। तो जब आप अपने नोट्स देंगे 27-28 में, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो आप क्या लिखेंगे? द कंपनी हैज़ प्रोवाइडेड फॉर नॉन मूविंग इन्वेंट्री ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल इवैल्यूएशन अनलाइक द प्रीसीडिंग ईयर्स। पहले हम 12 months के हिसाब से बनाते थे, अब हमने टेक्निकल इवैल्यूएशन के हिसाब से बना। अगर हमने पुराने मेथड के हिसाब से ही बनाया होता, तो हमारा प्रोविज़न 3.5 लाख का होता, लेकिन अब हमने 2.5 लाख के हिसाब से बनाया है तो प्रॉफिट 1 लाख से बढ़ गया है। अगर हमने पुराने मेथड के हिसाब से बनाया होता तो प्रॉफिट जो नज़र आ रहा है, क्योंकि इस साल हमने 2.5 का प्रोविज़न बनाया है, डेबिट साइड में 2.5 लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, तो इसका मतलब प्रॉफिट करंट ईयर का 1 लाख से ज़्यादा है। तो इस तरह आपने नोट्स में भी लिख दिया। और ये सिर्फ नॉलेज सेक के लिए है, डिफरेंस बिटवीन AS1 एंड इंड AS1, इसकी तुम्हें ज़रूरत नहीं है। ये समरी भी मैंने दी है। अब इस छोटे से स्टैंडर्ड में भी हमने करीब 13 या 12 केस स्टडीज़ करी है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने वाइडेस्ट तरीके से और पेनिट्रेटिव तरीके से और इन डेप्थ तरीके से हम अपनी तरफ से आपको कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट सेशन में किसी नई चीज़ के साथ। इस सेशन के लिए इतना काफ़ी है।